गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा इतिहास के अध्ययन के स्रोत के बारे में, जिसमें साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण, अभिलेखों का महत्व इत्यादि के बारे में हम लोगों ने कल देखा। आज हम लोग देखेंगे अभिलेख को पढ़ा जाना। अभिलेख को कैसे पढ़ा गया, अभिलेख को पढ़ने की विधि क्या कहलाती है। तो अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। 1886 में भारत के पुरातत्व विभाग में अभिलेख अध्ययन शाखा की स्थापना हुई। प्राचीन भारत में प्राप्त जितने भी अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं, यानी कि आम जनमानस की भाषा प्राकृत भाषा रही होगी, क्योंकि कोई भी राजा या सम्राट या जिन्होंने भी अभिलेख को लिखवाया होगा वो आम जनमानस को समझ में आए इस भाषा में लिखवाया होगा। तो प्राकृत भाषा उस समय आम जनमानस की भाषा हुई होगी। इसमें ज़्यादातर अभिलेख हमें अशोक के मिले हैं। तो अशोक के अभिलेख के बारे में कहा जाए तो समस्त भारत में ब्राह्मी लिपि में उन्होंने अभिलेख को लिखवाया था। शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा जो अभी वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान में, उसमें खरोष्टी लिपि में, और अफ़गानिस्तान में अरमाइक लिपि में एवं यूनानी लिपि में मुद्रित है। यानी अफ़गानिस्तान में अरमाइक और यूनानी लिपि दोनों में कई शिलालेख हैं जो अंकित रहे हैं। समस्त भारत के अंतर्गत जो अभी वर्तमान में जितने भी भारत में जो जगह हैं उनमें ब्राह्मी लिपि है। पाकिस्तान के कुछ जगहों पर खरोष्टी लिपि है। अफ़गानिस्तान में यूनानी एवं अरमाइक लिपि में अपने अभिलेखों का लिखवाया है। अब अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का मतलब है पढ़ने में सफलता प्राप्त करने का तात्पर्य अगर हम लगाएं या मतलब लगाएं तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। क्योंकि अगर अशोक ने इतने सारे अभिलेख ही लिखवाए हैं कि अगर हम सिर्फ अभिलेखों को पढ़कर अगर मौर्यकाल इतिहास के बारे में जाने, अशोक के इतिहास के बारे में जाने, तो हमें लगभग 90% इतिहास हमें सिर्फ अशोक के अभिलेख को पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। उन्होंने इतने प्रचुर मात्रा में अभिलेख ही लिखे हैं, तो उनके अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त करना मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानने की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी मानी गई। 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर महोदय ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया, और उसके बाद से ही जब अशोक स्तंभ का पता लग गया 1750 में, उसके बाद से उनके अभिलेखों को पढ़ने के बारे में प्रयास किए जाने लगे कि किस तरह उनके अभिलेख को पढ़ा जाए, और उसके कई प्रयास किए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो बता दूं कि टकसाल जहां सिक्कों को बनाया जाता है, आज भी टकसाल है कई जगहों पर, भारत में कई जगहों पर टकसाल है जहां सिक्के बनते हैं, जो 1 के 2 के 5 के जो सिक्के हैं, उस समय भी टकसाल था। बस फर्क यही था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली। यानी कि चूँकि कई अशोक के अभिलेख और सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि या खरोष्टी लिपि में ही बातें लिखी हुई थी, अंकित थी, तो उसमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप महोदय ने सफलता प्राप्त की। और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों का अध्ययन प्रस्तुत किया। उसने देखा कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी अर्थात मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम अंकित है। इस पियदस्सी राजा की पहचान सम्राट अशोक से की गई। यानी कि जब ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को वो पढ़ने में सफलता प्राप्त कर लिए, तो उन्होंने 1837 में अशोक के अभिलेखों के अध्ययन के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया, और उसने देखा कि कई अभिलेखों में, कई सिक्कों में पियदस्सी यानी मनोहर मुखाकृति वाले, यानी बहुत सुंदर चेहरे वाले राजा के बारे में बातें अंकित है और वर्णन अंकित है, जिसे उन्होंने सम्राट अशोक के रूप में उनकी पहचान की। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो अशोक के 14 शिलालेखों में गिरनार जूनागढ़ में स्थित प्राप्त तृतीय शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि में प्रथम पंक्ति इस प्रकार है, जो कि गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार में है। वहाँ पर जो शिलालेख अंकित है उसका प्रथम पंक्ति में जो लिखा हुआ है, उससे हम लोग स्पष्ट मान सकते हैं कि ये अशोक के बारे में ही लिखा होगा। देवान प्रियो प्रियदस्सी राजा एवं आह, अर्थात देवान प्रियदस्सी राजा ने ऐसा कहा। इसका मतलब हुआ अशोक के अभिलेखों में उसे 3 नामों देवान प्रिय, अशोक, प्रियदस्सी एवं राजा के नाम से संबोधित किया गया है। मस्की कर्नाटक
गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश से प्राप्त लघु शिलालेखों में उसका अशोक नाम दिया गया है। यानी अशोक को कई नामों से जाना जाता रहा है। अशोक ने अपने आप को कई नामों से संबोधित किया है, अपने आप को ही कई नामों से संबोधित किया है, जिसमें उसे देवान प्रिय, प्रियदर्शी और राजा या सम्राट अशोक के बारे में अपने आप को बताया है। अगर इतिहास के बारे में बात करें तो अभिलेख जो है इतिहास का द्वार खोलते हैं। कई अभिलेख ऐसे अभिलेखों के बारे में बताया जाए तो अभिलेख जो है इतिहास के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते हैं कि अगर हम अभिलेख को ही पढ़ लें तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमें अभिलेख से प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अभिलेख जो है वो इतिहास का द्वार खोलते हैं। ये वस्तुतः पूर्णतः सच्चाई है। अशोक से पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद 5वीं सदी ईस्वी पूर्व ब्राह्मी लिपि में पिपर हवा स्तूप पर, जो कि वर्तमान में जिला सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, से बौद्ध प्रथम अस्थि कलश अभिलेख मिला है। यानी अस्थि कलश का अभिलेख मिला है। इस अभिलेख से अस्थियों की राख के ऊपर स्तूप बनाने की परंपरा का चलता है। बौद्धों में स्तूप बनाने की परंपरा का चलता है। कई है स्तूप है, जैसे सांची स्तूप है, गोल घर की आकृति भी लगभग स्तूप की जैसी ही मानी गई है। तो कई बौद्ध साहित्य में या बौद्धों के धर्म ग्रंथ में या इस तरह की चीज़ों में बौद्धों के संस्कृति के बारे में पता चला कि वो लोग अस्थि कलश के ऊपर में, राख के ऊपर में स्तूप बनाने की परंपरा कायम थी। उस समय उन लोगों के द्वारा इस तरह की चीज़ें होती थी। अशोक का 13वां शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ। इसकी प्रथम पंक्ति में कलिंग विजय का उल्लेख एवं 9वीं पंक्ति में अशोक की विदेशी राजाओं से संबंध की जानकारी मिलती है। अशोक के 13वें शिलालेख जो शाहबाजगढ़ी अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, उसमें प्राप्त जो शिलालेख प्रथम पंक्ति में जो है कलिंग विजय के बारे में उल्लेख किया गया। यानी उस समय उन्होंने कलिंग विजय के उस शिलालेख के पहले उन्होंने कलिंग विजय प्राप्त कर ली थी, कलिंग पर सफलता प्राप्त कर ली थी, जीत चुके थे। और उसके बाद में 9वीं पंक्ति में विदेशी राजाओं के साथ उनका संबंध स्थापित माना गया है। यानी उनके संबंध विदेशी राजाओं के साथ में भी थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश भारत में स्थापित हुआ। शुंग वंश के शासक भागभद्र के वेशनगर विदिशा मध्य प्रदेश अभिलेख से पता चलता है कि यवन दूत हेलियोडोरस ने तक्षशिला से आकर विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की। यह अभिलेख 2वीं सदी ईस्वी पूर्व का है एवं इसकी लिपि ब्राह्मी है। इससे पता चलता है कि शुंग शासक वैष्णव मत के अनुयायी थे। यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में शुंग वंश का शासन आया और उसके भागभद्र के भी उसके शासक भागभद्र का शिलालेख वेशनगर मध्य प्रदेश में मिला है। और उससे अभिलेख से पता चलता है कि यवन यानी यूनानियों का जो दूत था, यवन का जो दूत था हेलियोडोरस, वो तक्षशिला से आकर विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना किया। और ये अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। यानी उस समय तक ब्राह्मी लिपि का उपयोग होता रहा है। मौर्य साम्राज्य के बाद में भी शुंग वंश में भी ब्राह्मी लिपि का उल्लेख हुआ है और उपयोग होता रहा है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंगराज खारवेल का यह अभिलेख पूरी उड़ीसा के हाथी गुम्फा में मिला है। इसकी लिपि भी ब्राह्मी है। यह प्रथम सदी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध का है। इसमें कलिंग के शासक खारवेल की राजनीतिक उपलब्धियों, लोक मंगल कार्यों का उल्लेख मिलता है। इसने मगध तक का क्षेत्र जीत लिया था। इस अभिलेख की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इसमें प्रारंभिक 13 वर्ष के जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। यानी कलिंग के राजा खारवेल ने उड़ीसा के पुरी में इस अभिलेख को लिखवाया था। यह भी ब्राह्मी लिपि में थी, जो प्रथम सदी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध में लिखी गई थी। और अगर इसमें देखा जाए तो खारवेल ने अपनी राजनीतिक और जन मंगल, लोक मंगल यानी जन सामान्य के भलाई के कार्यों के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। अगर इसके बारे में हम लोग अगर देखें तो शुरुआती 13 वर्षों में, उनके राज्यकाल संभालने के शुरुआती 13 वर्षों का क्रमबद्ध वर्णन अंकित है। चीज़ें विस्तार से लिखी हुई हैं कि कैसे उन्होंने क्या क्या किया, वो सब चीज़ें विस्तार से अंकित है। इसके बाद नागनिका का नाना घाट गुहा अभिलेख, सातवाहन वंश, जो कि दक्षिण भारत में सातवाहन वंशों का उदय रहा है, तो सातवाहन वंश के कई प्राप्त अभिलेखों में से यह प्रमुख अभिलेख है। जो यह पूना के नाना घाट से मिला है। पूना वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि पश्चिम भारत में है, लेकिन उस समय वो दक्षिण क्षेत्र कहा जाता था। यह भी प्रथम सदी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध का है। यह भी ब्राह्मी लिपि में। इसमें सातवाहन शासक सातकीर्ण प्रथम की पत्नी नागनिका ने विभिन्न यज्ञों का विवरण किया है। इसमें सातवाहन कालीन दक्षिण भारत की राजनीति, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का पता चलता है। सातवाहन मैंने पहले ही बताया कि वे दक्षिण भारत से संबंधित थे। वो सातवाहन वंशों का संबंध दक्षिण भारत से रहा है।
तो वहाँ उनकी सातवाहन राजाओं के राजा प्रथम शातकीर्ण की पत्नी नागनिका ने कई इस का अभिलेख प्राप्त हुआ है, गुफा अभिलेख प्राप्त हुआ है, और इन्होंने कई चीज़ें बताई हैं उस समय के दक्षिण भारत में, सातवाहन वंशों के समय में, समकालीन में दक्षिण भारत के जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। उसके बाद आया रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख जूनागढ़ गिरनार गुजरात में स्थित है। ये एक शक राजा थे। शक क्षत्रप रुद्र दामन का ब्राह्मी लिपि में जूनागढ़ अभिलेख का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसमें सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का इतिहास मिलता है। सुदर्शन झील की सांगोपांग जानकारी उपलब्ध कराने वाले इस अभिलेख को प्रकाश में लाने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप महोदय को जाता है। तो कहने का मतलब है कि सुदर्शन झील के बारे में हम आगे विस्तार से बढ़ाएंगे। सुदर्शन झील का निर्माण अशोक के पुत्र चंद्रगुप्त के पुत्र बिंबिसार ने कराया था, और अशोक ने भी उसका मरम्मत कराया, पुनरुद्धार कराया। उसके बाद में रुद्रदामन ने भी उसका पुनरुद्धार कराया। तो सुदर्शन झील के बारे में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। और ये रुद्रदामन जो है वो शक राजा थे। शक राजा उन्होंने इस जूनागढ़ में अपने इस अभिलेख के बारे में सुदर्शन झील का बहुत विस्तार रूप से वर्णन किया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। और कोई भी चीज़ का दिक्कत हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।